नमस्कार दोस्तों, 29 दिसंबर 2020 के डेली करंट अफेयर्स बर्निंग न्यूज डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं कौन कौन सी न्यूज आज की इंपॉर्टेंट है। पहली न्यूज, गवर्नमेंट नॉट फॉर कोविशील्ड इन अ फ्यू डेज। देखिए, कोविशील्ड क्या है? ये इंडियन वेरिएंट है ऑक्सफोर्ड की एस्ट्राजेनेका की AZD1222 वैक्सीन का। तो भाई, एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन, जिसका आप कह सकते हो साइंटिफिक नेम AZD1222 है, उसका जो इंडियन नेम है आप कह सकते हो कोविशील्ड, उसका इंडियन वेरिएंट है कोविशील्ड। अभी इस कोविशील्ड वैक्सीन के, इस एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के ट्रायल इंडिया में कौन करवा रहा था? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया करवा रहा था। अभी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO अदार पूनावाला का यह बोलना है कि भाई इस वैक्सीन को इंडिया के DCGI से अप्रूवल मिल जाएगा कुछ ही दिनों में। पहले इन्होंने बोल दिया कि अप्रूवल मिल जाएगा और बाई जनवरी वी विल हैव ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लाइसेंस्ड इन इंडिया, ऐसा बोला है पूनावाला साहब ने। ये जो पुणे बेस्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, इसको लाइसेंस किया था ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका ने, ताकि टेस्ट, मैन्युफैक्चर और मार्केटिंग इस वैक्सीन की इंडिया में कौन करेगा? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया करेगा। अब बात करते हैं कि क्या इस एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को कहीं और दुनिया में अप्रूवल मिला है? तो ऐसा बोला जा रहा है कि एस्ट्राजेनेका की इस वैक्सीन को यूके का जो ड्रग रेगुलेटर है वो इस साल के एंड तक, अभी इस साल का एंड तो आ ही गया, 29 तारीख है आज, 30-31, या फिर फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी तक अप्रूवल दे देगा। इंडिया में भी कोविशील्ड वैक्सीन को जनवरी के स्टार्ट में अप्रूवल मिल जाना चाहिए। ऑलरेडी इंडिया में $50 मिलियन डोजेस सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इस वैक्सीन के बना के रख चुका है। इंडिया पार्ट है कोवैक्स का, तो इंडिया को तो मिलेंगे ही मैक्सिमम पार्ट इस 50 मिलियन डोजेस का, लगभग 50% कोवैक्स को भी जाएगा। अभी कोवैक्स क्या है? कोवैक्स एक ग्लोबल कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म है जिसमें भाई गावी है, गावी वैक्सीन अलायंस है, ग्लोबल वैक्सीन अलायंस, उसके साथ साथ कॉलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। तो गावी वैक्सीन अलायंस, कॉलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म बनाया कोवैक्स। और ये कोवैक्स क्या करेगा कि भाई कोविड-19 की वैक्सीन को इक्विटेबली पूरी दुनिया भर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ये करेगा आपका कोवैक्स। तो भाई कोवैक्स को भी ये वैक्सीन प्रोवाइड की जाएगी और कोवैक्स के थ्रू ये वैक्सीन पूरी दुनिया में पहुंचेगी और ज्यादातर वैक्सीन जो कि इंडिया में बनी है, जो 50 मिलियन डोजेस, वो इंडिया को ही प्रोवाइड की जाएंगी। और एक बार अप्रूवल मिल गया तो ये वैक्सीन और तेजी से बनाई जाएंगी। जनरल स्टडीज पेपर 2 में इश्यूज रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर सर्विसेज रिलेटिंग टू हेल्थ में ये चीज आपको काम आएगी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पर लाइक का बटन, अगर अब तक आपने चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। मेरे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को देखने के लिए और मुझे हेल्प करने के लिए ज्वाइन बटन दबा के चैनल के मेंबर बन सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपकी जेन्युइन डाउट्स जवाब दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको लेक्चर की PDF मिल जाएगी। फिर बात करते हैं डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2020, बिहार विंस इन पैंडेमिक कैटेगरी। देखिए, डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2020 दिए जा रहे हैं और यहां पे पहले तो बोला गया कि इस अवार्ड को किसे दिया जाएगा? उत्तर प्रदेश के फूड एंड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट को दिया जाएगा। किसमें? एक्सीलेंस इन डिजिटल गवर्नेंस की कैटेगरी में। ऐसा क्या किया उत्तर प्रदेश के फूड एंड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट में? तो इसको सेलेक्ट किया गया था फॉर इट्स पॉइंट्स ऑफ सेल फूड बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइंट्स ऑफ सेल बेस्ड फूड डिस्ट्रीब्यूशन, ऑनलाइन बिलिंग एंड पेमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स परचेज फ्रॉम फार्मर्स, GPS ट्रैकिंग ऑफ व्हीकल्स ट्रांसपोर्टिंग फूड ग्रेन्स। तो इस बेसिस पे एक्सीलेंस इन डिजिटल गवर्नेंस कैटेगरी में उत्तर प्रदेश के फूड एंड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट को यह डिजिटल इंडिया अवार्ड दिया गया था 2020 का। ठीक है भाई, लेकिन अब ये अवार्ड उत्तर प्रदेश का फूड एंड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट शेयर करेगा किसके साथ? चीफ मिनिस्ट्रिएट सेक्रेटेरिएट ऑफ बिहार, चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट ऑफ बिहार, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स एंड डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के साथ, पैंडेमिक कैटेगरी में। तो भैया 2020 में एक्सीलेंस इन डिजिटल गवर्नेंस कैटेगरी में अवार्ड किसको मिल रहा है? उत्तर प्रदेश के फूड एंड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट को। और पैंडेमिक कैटेगरी में अवार्ड किसको मिल रहा है? चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट ऑफ बिहार, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर और डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। तो कैटेगरीज अलग है। उत्तर प्रदेश वाली एक्सीलेंस इन डिजिटल गवर्नेंस है और बिहार की जो चीफ मिनिस्टर की सेक्रेटेरिएट, NIC और डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, इसको पैंडेमिक कैटेगरी में मिला है। ठीक है भाई, फिर क्या बोला जा रहा है? बिहार को इस पैंडेमिक कैटेगरी में इनाम क्यों दिया गया है? क्योंकि भैया 21 लाख स्टैंडर्ड वर्कर्स थे। बिहार के जो 21 लाख वर्कर्स जो कि स्टेट के बाहर स्टैंडर्ड थे, उसको बिहार ने बिहार सहायता मोबाइल ऐप के थ्रू मदद प्रोवाइड की है। ठीक है भाई, तो बिहार प्रोवाइडेड ₹1000 टू वर्कर्स कमिंग फ्रॉम आउटसाइड टू बिहार एंड ऑल्सो पर्सन स्टक इन अदर स्टेट्स। कहने का मतलब यह है कि बिहार ने, जो बिहार के लोग थे, वर्कर्स थे जो कि बाहर के स्टेट्स में स्टक थे, उनको तो मदद प्रोवाइड की। जो बाहर के स्टेट्स के वर्कर्स बिहार में काम कर रहे थे, उनको भी मदद प्रोवाइड की। और ये मदद किसके थ्रू प्रोवाइड की गई है? बिहार कोरोना सहायता मोबाइल ऐप के थ्रू। ठीक है भाई, तो इस पे जो भी वर्कर्स होंगे वो अपने आप को रजिस्टर करेंगे इस मोबाइल ऐप पे और एक बार जब वर्कर का वेरिफिकेशन हो जाएगा, ऑटोमेटिकली पैसा उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, लगभग ₹1000।
ठीक है भाई। तो याद रखिएगा, बिहार को इनाम मिला है पैंडेमिक कैटेगरी में, उत्तर प्रदेश के फूड एंड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट को इनाम मिला है डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 एक्सीलेंस इन डिजिटल गवर्नेंस कैटेगरी में। ठीक। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, सबसे पहले तो आप यहां पे देख लीजिए ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर क्या है, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर क्या है। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यहां पे जेएनपीटी नजर आ रहा है और ऊपर आपको यहां पे खुर्जा नजर आ रहा है। ये पूरा आपको जो मैं यहां पे ग्रीन में दिखा रहा हूं, ये है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। इसमें जो अलग अलग हेड्स है, जो अलग अलग सेक्शन से दिखा रखा है, तो वडोदरी रेवाड़ी 930, वडोदरी जेएनपीटी 428, रेवाड़ी दादरी 141। उसी तरीके से ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, ये 1839 किलोमीटर का, इसके भी अलग अलग सेक्शंस दिख लें। कुल मिला के रेलवे लाइन से, और इन रेलवे लाइंस के थ्रू सामान ट्रांसफर किया जाता है। तो अभी ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का एक छोटा सा सेक्शन जिसका नाम था भावपुर न्यू खुर्जा सेक्शन, इसको मोदी साहब ने इनॉग्रेट किया 29 दिसंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। ठीक है भाई। और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने बोला है कि मोदी साहब इस इनॉग्रेट करेंगे ईडीएफसी के यानी ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के ऑपरेशनल कंट्रोल सेंटर को प्रयागराज पे। ठीक है भाई। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल इनॉग्रेट न्यू भावपुर न्यू खुर्जा सेक्शन ऑफ ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ऑन 29 दिसंबर बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, यानी आज के दिन इसका इनॉग्रेशन होगा मोदी जी के द्वारा। और साथ साथ मोदी जी ईडीएफसी के यानी ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के ऑपरेशनल कंट्रोल सेक्टर को भी इनॉग्रेट करेंगे। फिर भाई ये जो 351 किलोमीटर का न्यू भावपुर न्यू खुर्जा सेक्शन है ऑफ ईडीएफसी ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का, उत्तर प्रदेश में बनाया गया है 5750 किलोमीटर की कॉस्ट को। इसको बनाने से जो लोकल इंडस्ट्री है जैसे कि एल्यूमिनियम इंडस्ट्री इन पुखरायन रीजन ऑफ कानपुर देहात, डेयरी सेक्टर ऑफ औरैया, टेक्सटाइल प्रोडक्शन एंड ब्लॉक प्रिंटिंग ऑफ इटावा, ग्लासवेयर इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद, पॉटरी प्रोडक्ट्स ऑफ खुर्जा, इन सबको फायदा मिलेगा। लॉक्स एंड हार्डवेयर ऑफ अलीगढ़। और जो कानपुर दिल्ली की मेन लाइन है जिसके अंदर फ्रेट कॉरिडोर भी चलता है, साथ साथ जो नॉर्मल ट्रेनें हैं पैसेंजर को ट्रांसफर करने वाली वो भी चलती हैं, ये डीकंजेस्ट हो जाएगा। इंडियन रेलवेज में रेलवेज का लेट होना ये सब बहुत कॉमन है, क्योंकि एक ही सेक्टर पे मालगाड़ियां भी चल रही हैं यानी फ्रेट व्हीकल्स भी चल रहे हैं, साथ साथ लोगों को पैसेंजर ट्रेन भी चल रही हैं। तो कानपुर दिल्ली मेन लाइन को स्किप करके ये ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ये जो आपका गुड्स का मूवमेंट है इसको तेज कर देगा। और इसके लिए स्टेट ऑफ द आर्ट ऑपरेशनल कंट्रोल सेंटर बनाया गया प्रयागराज पे, जो कि ट्रेन के मूवमेंट को मॉनिटर करेगा। ठीक है भाई। ये सब बातें बताई गई। ये जो आपका ऑपरेशनल कंट्रोल सेंटर बनाया गया ये प्रयागराज में, जो कि एक्ट करेगा एज कमांड सेंटर फॉर एंटायर रूल लेंथ ऑफ ईडीएफसी, दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट स्ट्रक्चर्स ऑफ इट्स टाइप्स ग्लोबली विद मॉडर्न इंटीरियर्स, एर्गोनोमिक डिजाइन एंड बेस्ट इन क्लास अकाउस्टिक्स। तो बहुत ही जबरदस्त किस्म का स्टेट ऑफ द आर्ट ऑपरेशनल कंट्रोल सेंटर बनाया गया है। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात की जाए तो 1839 किलोमीटर लंबा है। लुधियाना इन पंजाब से शुरू कर होता है दानकुनी कोलकाता तक। आप यहां देख सकते हैं लुधियाना से शुरू हो रहा है और दानकुनी कोलकाता तक ये यहां पे जा रहा है। लाइन कंप्लीटली इलेक्ट्रिफाइड है, यानी रेलवे को चलेगी किससे, इलेक्ट्रिसिटी से चलेगी। 1409 किलोमीटर की दूरी दानकुनी इन वेस्ट बंगाल और खुजरा इन यूपी के बीच में डबल सेगमेंट है। और लुधियाना इन पंजाब से दादरी इन उत्तर प्रदेश तक सिंगल सेगमेंट है 447 किलोमीटर। ठीक है भाई। ये जो फ्रेट ट्रेन है ये लुधियाना, खुर्जा, दादरी और हरियाणा में रुकेगी। उसके बाद ये जो डेंसली पॉपुलेटेड ट्रेन है इलाहाबाद, इटावा, कानपुर, बरहान, फिरोजाबाद, हाथरस, टुंडला, मीरठ, हसपुर, अंबाला, सिरहिंद, सानेवाल, दोराहा, ये रास्ते में नहीं पड़ेंगे, जिसके चलते जो फ्रेट मूवमेंट है ये फ्रेट मूवमेंट बहुत तेज हो जाएगा और रेलवे ट्रैफिक कम हो जाएगा। और नॉर्दर्न रीजन्स ऑफ यूपी, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में जहां पे कोल पावर प्लांट्स हैं, इसको आसानी से ये नेचुरल मटेरियल्स प्रोवाइड करेगा। साथ साथ स्टील, सीमेंट, फूड ग्रेन्स, लाइफस्टाइल और फर्टिलाइजर्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे राजस्थान के द्वारा। तो ये इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। जनरल स्टडीज पेपर 2 में गवर्नमेंटल पॉलिसीज और इंटरवेंशन में भी चीज आपको काम आएगी। जनरल स्टडीज पेपर 3 में इंफ्रास्ट्रक्चर में भी चीज आपको काम आएगी। फिर एक रिपोर्ट निकल के आ रही है फिक्की, मैं एक मिनट इसका मार्कर ऑन कर दूं। हाँ, एक रिपोर्ट निकल के आ रही है फिक्की ध्रुवा एडवाइजर सर्वे की। ठीक है, ये फिक्की ध्रुवा एडवाइजर सर्वे इस मंथ कंडक्ट किया गया 150 कंपनीज में इंडिया में। ये सर्वे ये बोलता है कि जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स चाइना से शिफ्ट होकर दूसरी कंट्रीज में जा रही हैं कोविड-19 के पैंडेमिक के चलते, इसका इंडिया को भी काफी फायदा होगा। अभी सारी कंपनीज तो इंडिया में आने वाली है नहीं, बहुत सारी कंपनीज वियतनाम, फिलीपींस जैसे देशों में जा रही हैं, बट इंडिया को कुछ फायदा जरूर होगा। ऐसा बोला जा रहा है कि नियरली 70% ऑफ द सर्वे पार्टिसिपेंट्स हैव सेड इंडिया कुड बेनिफिट फ्रॉम द मूव and they expect a fair share of manufacturing to shift from China to India. They expect, अभी कितना शिफ्ट होगा ये नहीं कहा जा सकता है।
ऐसा बोला जा रहा है कि कोविड-19 की वैक्सीन आने वाली है, जिसके चलते जो बिजनेसेस का कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ रहा है। तो कोविड-19 की वैक्सीन आने से सिग्निफिकेंट पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा बिजनेस के ऊपर। जो बजट लेके आई थी सरकार, उस बजट के अंदर भी सोशल और इकोनॉमिक चैलेंज की बात की गई थी, बिजनेस के एनवायरनमेंट को अच्छा करने की बात की गई थी। और अगस्त 2020 तक अब तक हालात काफी सुधर चुके हैं। अगस्त 2020 में जो हमारे देश की कंपनीज, उनका जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन था, ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे बात की जा रही है इन 150 कंपनीज की, ये 150 कंपनी में ये सर्वे हुआ है, तो ये जो फिगर्स हैं ये 150 कंपनीज के हैं। तो अगस्त 2020 में इन कंपनीज में जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन था वो 30% था। यानी अगर ये 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं तो 30 यूनिट्स ही प्रोड्यूस हो रही थी। लेकिन ऐसा बोला जा रहा है कि अभी के लिए जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो 70% पे पहुंच चुका है। यानी अगर 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन कैपेसिटी है तो 70 यूनिट्स प्रोड्यूस की जा रही हैं। ठीक है भाई। तो लेकिन यहाँ पे एक और कैच है, नियरली 40% ऑफ द सर्वेड फर्म्स आर ऑपरेटिंग एट अ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लेवल ऑफ 70%। यानी कि ये जो एक 150 कंपनी आप कह सकते हैं सर्वे हुआ, इसके बेसिस पे ये गया गया कि ओवरऑल 40% ऑफ द कंपनी, यानी इन 150 कंपनीज की 40% कंपनीज, मतलब कितनी होगी, 60 कंपनीज, यानी 60 कंपनीज 70% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे काम कर रही हैं। और यही 60 कंपनीज अगस्त 2020 में केवल 30% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में काम कर रही हैं। अब यहाँ पे एक रेफरेंस सर्वे लिया गया है, केवल 150 कंपनीज के डाटा के बेसिस पे आप ये नहीं बोल सकते हो कि पूरे देश में यही इन्वेस्टर सेंटीमेंट है। बट ठीक है, सर्वेस कुछ ना कुछ तो रिप्रेजेंटेटिव मॉडल दिखाते ही हैं। तो इन सर्वेस के हिसाब से याद रखिएगा, इस फिक्की ध्रुवा एडवाइजर सर्वे ने 150 कंपनी का सर्वे करवाया है, और इस 150 कंपनी में से 40% कंपनी 70% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में काम कर रही हैं, जो कि अगस्त 2020 में 30% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे काम कर रही थी। जनरल स्टडीज पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी में ये चीज आपको काम आएगी। फिर बात करते हैं चाइना डिफेंस प्रोग्रेस ऑफ सीपीईसी अमंग डेप्ट कंसर्न्स। पाकिस्तानी मीडिया में बहुत लंबे समय से ये रिपोर्ट्स चल रही हैं, पिछले हफ्ते में ये रिपोर्ट्स कुछ ज्यादा ही बढ़ गई हैं कि सीपीईसी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंदर पाकिस्तान ने जितना लोन लिया है चाइना से, वो लोन चुका नहीं पाएगा पाकिस्तान। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ने केवल चाइना से ही लोन ले रखा है, पाकिस्तान ने बहुत सी और कंट्री से भी लोन ले रखा है। अगर आप बात करो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो प्रेसिडेंट जी जिनपिंग के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ओवरऑल इस चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में 62 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करेगा चाइना पाकिस्तान के अंदर। ये इन्वेस्टमेंट कोई फ्री में नहीं हो रही है, पाकिस्तान लोन ले रहा है इस इन्वेस्टमेंट के लिए, पाकिस्तान विद इंटरेस्ट इस लोन को वापस करेगा, किसको, चाइना को। प्रॉब्लम ये है, इंडिया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर है, क्योंकि ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान के इलाके से निकलता है। अगर आप गिलगित बल्तिस्तान का इलाका देखिए तो आप ये देख सकते हैं, ये जो इलाका है ये गिलगित बल्तिस्तान का इलाका है। इसमें ये होना तो इंडिया के पास चाहिए, बट पाकिस्तान ने इसको इलीगली ऑक्युपाई कर रखा है। और ये जो लाइन निकल रही है यहाँ से, ये आपकी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है। तो गिलगित बल्तिस्तान के इलाके से निकलता है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। चूंकि हम क्लेम करते हैं इसको, पाकिस्तान से ऑक्युपाइड कश्मीर है ये, तो हम कभी भी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा नहीं बन सकते हैं। तो यहाँ पे पाकिस्तान में कंसर्न उठ रहा है कि इन प्रोजेक्ट्स को बनवाने के लिए जितना पैसा पाकिस्तान की सरकार चाइना से लोन पे उठा रही है, उतना पैसा पाकिस्तान की सरकार चाइना को लौटा नहीं पाएगी। तो ऐसे में चाइना की तरफ से भी यहाँ पे स्टेटमेंट्स निकल के आए हैं कि नहीं भाई, पाकिस्तान हमारा एक बहुत अच्छा एलाई है, एक बहुत अच्छा दोस्त है। और यहाँ पे यूएस की तरफ से भी जो स्टेटमेंट्स आए थे कि पाकिस्तान ह्यूज डेप्ट बर्डन में जा रहा है चाइना के अंदर, इसको भी नकारा है चाइना ने। यहाँ पे अगर देखा जाए तो 110 बिलियन डॉलर्स का पूरा फॉरेन डेप्ट उठा रखा है पाकिस्तान ने पेरिस क्लब से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, सबसे पैसा उठा रखा है। ओवरऑल सीपीईसी यानी 110 बिलियन डॉलर्स में लगभग 5.8 बिलियन डॉलर सीपीईसी के लिए उठाया गया, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के उठाया गया है। तो ये जो ओवरऑल डेप्ट लिया है पाकिस्तान ने, उसका 5.3% डेप्ट कहां से आ रहा है, चाइना से आ रहा है, फॉर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स। ये डेप्ट का जो रीपेमेंट पीरियड है वो 20 से 25 साल का है। इंटरेस्ट लगेगा 2% का एनुअली, और 300 मिलियन डॉलर फ्रॉम 2021 पाकिस्तान को चाइना को देने पड़ेंगे। यहां पे एक और रेलवे लाइन की बात हो रही है जिसको आप बोलते हो ML1 प्रोजेक्ट। ML1 प्रोजेक्ट कराची पेशावर की रेलवे लाइन है। कराची पेशावर की रेलवे लाइन ऑलरेडी ऑपरेशनल है पाकिस्तान में, बट आपको पता ही है कि पाकिस्तान में रेलवेज की हालत क्या है। ठीक है, इंडिया की हालत उससे मच बेटर है। अभी इन रेलवेज को मॉडर्नाइज करने की बात हो रही है। और कहीं ना कहीं चाइना अगर इस ML1 प्रोजेक्ट को, इस
कराची पेशावर रेलवे लाइन को मॉडर्नाइज करता है तो इसके लिए मोस्ट प्रॉब्ली चाइना $6.8 बिलियन का $6 बिलियन का लोन देगा पाकिस्तान को, और ये लोन इतना ज्यादा हो जाएगा कि शायद पाकिस्तान इसका इंटरेस्ट भी ना चुका पाए, क्योंकि जो $5.8 बिलियन का लोन लिया है अंडर सीपीईसी, इसके लिए $300 मिलियन का लोन, सॉरी इंटरेस्ट प्लस लोन वापस करना पड़ेगा एनुअली पाकिस्तान को, चाइना को। और कोविड-19 के चलते पाकिस्तान की इकोनॉमी काफी खराब है, तो बहुत कंसर्न्स हैं एक्सपर्ट्स के पाकिस्तान के अंदर कि क्या ये लोन हम चाइना को वापस कर पाएंगे, क्या चाइना हमारे नेशनल एसेट्स को कब्जा कर लेगा, ये आगे आने वाले समय में ही पता चलेगा। तो ML1 रेलवे लाइन याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है ML1 प्रोजेक्ट किसके कंटेक्स्ट में है, तो याद रखिएगा दिस इज कराची पेशावर रेलवे लाइन, ये पाकिस्तान में है, चाइना इसको अपग्रेड कर रहा है। जनरल स्टडीज पेपर 2 में ये चीज आपको काम आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे।